इसमें आपने सबसे अच्छी बात जो की ना कि क्रिएट किया गया है, वो एजेंसी बताना बहुत जरूरी होता है। ट्रम्प को कितना वोट पड़ा? ट्रम्प जीता है एसेंशियली, बाइडेन 35,000 वोट से जीता है। कि 4 स्टेट्स बिल्कुल में वो 35,000 वोट इधर से उधर पड़ता तो ये ट्रम्प जीता था। आई ट्रम्प ने फॉरगॉट द रिकॉर्ड एग्जैक्ट तोड़ा है नंबर्स, सबसे बट ज्यादा वोट्स देने का रिसेंटली। वो 54 बाइडेन ने मिलियन उसका भी 50 तोड़ दिया। 55 मिलियन वोट पड़ा है ट्रम्प को मेरे ख्याल से। और उसको कोई 1 मिलियन ज्यादा पड़ा है बाइडेन को। कितने लोग गए व्हाइट हाउस को अटैक करने उस सेव ट्रम्प रैली पे? कितने लोग थे जो जिन्होंने वो कांग्रेस के अंदर गए थे उनके? 1,000, 2,000, 3,000? इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते ना, ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ। 1,500 होंगे प्रोबेबली जो अंदर गए। तो बंदा पूछे कि इतने एक्सट्रीमिस्ट लोग जिन्होंने 54 मिलियन वोट डाला, तो गए क्यों 1,500? हाउ मच ऑफ दैट इज इकोनॉमिक्स, राइट? सो इवन दिस आइडिया कि जी घास खाएंगे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, सब कुछ हमारा चला जाए फिर भी हम भूखे रहेंगे, लेकिन हमारी अजमत, हमारी शान, दीज आइडियाज, दीज इंटेंजिबल्स दैट वी होल्ड ऑन टू, हाउ मच ऑफ दैट इज इकोनॉमिक एज वेल? कि यार वैसी जिंदगी कुछ भी नहीं है, चला जाए तो चला जाए, मर जाए, एटलीस्ट शान तो है ना यार, इससे बेहतर तो है। कम से कम हम ये तो नहीं है। बिकॉज यू हैव नथिंग एंड यू हैव दैट इनसिक्योरिटी, यू होल्ड ऑन टू दीज आइडियाज। तो वो अवाम को अफीम इसलिए पिलाई जा रही है क्योंकि अवाम के पास खाना नहीं है। शायद अगर खाना हो तो हम कम, क्या होते हैं जो लोग अफीम करते हैं, चरसी तो नहीं होते, अफीम बाज, एडिक्ट ही कहने अफीमी, के लगे। कम अफीमी हो हम लोग। या नहीं, लेकिन वो देखें मतलब मुझे तो पता नहीं कि अब देखें ना, स्टार्ट से जब आप बाकी कौमों की थोड़ी बहुत तारीफ पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बेशक वो चाहे इंग्लिश रेवोल्यूशन थी या फ्रेंच रेवोल्यूशन थी या अमेरिकन रेवोल्यूशन थी, उन लोगों के प्योरली आइडियोलॉजिकल डिमांड्स के अलावा भी चीज़ें थी, राइट्स भी थे। ठीक है, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर लें उसमें भी थे, स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल हो गई, गिलोटिन मशीन से सर काट दिए बादशाहों के। इंग्लैंड में चले जाएं तो वहाँ ग्लोरियस रेवोल्यूशन आ गई, उन्होंने कहा सही है कि सर, आइंदा फ्रांस से में जो उन्होंने कहा लिबर्टी फ्रेटर्निटी, फिर जाके उन्होंने फ्रेटर्निटी, अल्जीरिया में जेनोसाइड किया। इंग्लैंड ने वो कहा कर बिल ऑफ दिया। राइट्स हम। नेपोलियन आ गया बाद में, वो 1815 में चलिए फिर नेपोलियन रिवर्स ने हो फिर गया। भी जंग की, जंग इज स्टिल जंग, जेनोसाइड इज जेनोसाइड। इंग्लैंड ने जितना दुनिया का नंबर 1 कंजर पने, दुनिया के नंबर 1 कंजर आइडियाज, इवन कैपिटलिज्म, एग्जैक्टली, इंग्लैंड सर ब्लास्फेमी लॉज चश्मा का है इन चीजों पाकिस्तान का। में। या लेकिन देखे ना, ये मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि अगर रेनेसांस की भी कोई ट्रेडिशन थी कि नहीं थी, मतलब उसकी कोई कंट्रीब्यूशन है थॉट को एलिवेट करने में या नहीं है, सर बिल्कुल या है, जो लेकिन हमारी यूरोप के अंदर बिब्लिकल क्रिटिसिज्म शुरू हुआ जिससे वो एक एलियंस में से मार्क्स निकल के आया और बड़ा कुछ हुआ, तो हमारे यहाँ पे रेनेसांस किधर है, मैं तो ये पूछता हूँ। सर बट रेनेसांस आया कहाँ से? कहाँ से आया? Islamic scholars translated Greek ideas. हाँ नहीं तो Islamic देखे ना, scholars translated. So I think even these ideas that we have now, that नहीं नहीं, आप Islam has मुस्लिम always रेनेसांस की been बात, regressive. I do contend those. No, I think the current आई Pakistani डोंट popular थिंक सो दैट Islamic बीइंग thought is रिग्रेसिव। regressive. एग्जैक्टली, Aristotle आई को एग्री। यूरोप में इंट्रोड्यूस इस्लामिक स्कॉलर्स ने किया। आई या थिंक इब्न नहीं, सीना ने किया है या एविसीना ने किया है, आई एम नॉट श्योर, या इब्न मैं खल्दून ने मैं तो किया है। ये मैं तो ये बिल्कुल मैं तो ये बात नहीं कर रहा, मैं तो जो ये तो गजाली की ट्रेडिशन है ना, जो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता मटेरियलाइज होके वो जो प्लेइंग विद नंबर्स इज एन एक्ट ऑफ सैटर्न कह गया है और बड़ा कुछ कह गया, तो वो तो हमने तो उसको एक लिहाज से मटेरियलाइज कर दिया। और लेकिन आप ये देखेंगे जो जिस रेनेसांस की आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने ट्रांसलेशन वो की थी उनके साथ हुआ क्या बात? कितनों के सर कटे, कितनों के सर पे किताबें मार के उन्हें अंधा कर दिया, कितनों को मुल्क से निकाल दिया। जो ऑर्थोडॉक्सी थी वहां पे, जीता कौन एंड पे? तो सर उन्होंने बात तो भी ये है ना किया। कि अगर हमारे हम, जो जो जी सॉरी, या जो जी वेस्टर्न आप। वेस्टर्न हेमिस्फेयर के ऊपर जब ऐसी ट्रेडिशंस या ऐसी ऐसी मूवमेंट्स चलती हैं, तो अल्टीमेटली उनके साथ एक पॉपुलर ओपिनियन भी मर्ज कर जाती है। चले आप, ठीक है वो टिरानिकल होगी बोल्शेविक रेवोल्यूशन उसके बाद में, लेकिन समहाउ जो मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन थी उसको सपोर्ट करने वाले भी थे बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ तो ऐसे आइडियाज पैदा होने से पहले ही गला घोंट दिया ना उनका। उन्हें तो कहा कि यार इस पे तो ठप्पा लगाओ काफिर का, इसकी गर्दन उतारो, बात खत्म, और कोई दूसरी बात नहीं करने देनी है। अभी तक अगर आप किसी इस्लाम की, आप किसी सॉफ्ट इंटरप्रिटेशन को प्रमोट करें ना, आप पे फतवा लग जाता है। गांधी साहब जैसे लोग या और लोग, उनका मैं नहीं कह रहा कि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनका नैरेटिव मुख्तलिफ है तो उनको बाहर जाके बयान देना पड़ता है अपना, और बाहर जाके वीडियो रिकॉर्ड करानी पड़ती है, यहाँ मुल्क के पाकिस्तान की हदूद के अंदर नहीं करा सकते वो। तो ये चीज़ है कि अगर रेनेसांस हमने लाने की कोशिश की, तो जिन पे हम बड़ा अकड़ते हैं कि यार मुस्लिम थिंकर्स में तो ट्रांसलेशन की थी, उन्होंने तो ये किया था, उन्होंने तो वो किया था,
उनके साथ किया क्या मुस्लिम सोसाइटीज ने, ये हमें पता नहीं ना, बट सर ना उस पर बात दूसरी करनी। सोसाइटीज ने भी ये किया. आई थिंक इट्स आल्सो अ मिस्टेक ऑफ हाउ वी टेल हिस्ट्री, राइट? जो एग्जैक्टली ये किया, वेस्टर्न लेकिन कैनन है ना, पॉपुलर ओपिनियन मर्ज हुई कि नहीं उससे? वेस्टर्न कैनन बहुत कोशिश करता है कि एक लिनियर हिस्ट्री दे. लिनियर कभी नहीं होती हिस्ट्री, कि बिल्कुल रेनेसांस नहीं आया, होगी। फिर आइडियाज प्रमोट हो गए, फिर आज आ गया. अब जिस वी तरह वी शेक्सपियर आर, है, शेक्सपियर पार्ट ऑफ द रेनेसांस ट्रेडिशन, बट शेक्सपियर के बाद शेक्सपियर, जिसको आज वो आप लिटरेचर का खुदा मानते हैं, उसके थिएटर बंद करवाए गए बाय क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट्स, के थिएटर हराम एग्जैक्टली होता है. गैलीलियो के साथ क्या हुआ और बड़ा वो कुछ तो हुआ, फिर मैं भी तो ये पहले कह रहा हूँ की कि कहानी है. हाँ बट जी, मैं तो शेक्सपियर ये तो कह इज रहा हूँ। नोबडी सेज पोस्ट शेक्सपियर ये सब हुआ. पीपल थिंक हम्म, रेनेसांस के बाद तो फिर मौजे ही मौजे थे. नहीं भाई, ये डायलेक्टिक नेचर जो हेगल भी आर्ग्यू करते हैं, ये चलते हम्म। रहते हैं चीजें. नहीं और देखिए ब्लास्फेमी मुझे की भी तो, ट्रेडिशन सब कॉन्टिनेंट में, ये ब्रिटिश लेगेसी है. मैंने अभी बोला है ये, बिल्कुल मैंने अभी बोला है कि ये तो सब कॉन्टिनेंट के लॉज हाँ. थे ना, ये मैं तो बिल्कुल उनके खिलाफ हूँ यार। मतलब मुझे तो शशि थरूर भी पसंद है, जो उसने आर्गुमेंट किया सारा एरा ऑफ डार्कनेस के अंदर। या तो मुझे तो लगता है कि 45 ट्रिलियन डॉलर्स वो यहाँ से छीन के लेकर गए। लेकिन मुझे ये भी पता है कि हम उस टाइम यहाँ बिरयानियाँ खा रहे थे और मुजरे देख रहे थे, ठीक है। उसके अलावा हमारे यहाँ कोई रैशनल ट्रेडिशन नहीं चल रही थी। और हमारे यहाँ पर खुद ही का जो आइडिया जो डिस्टॉर्ट होके आया, और उसके बाद जो अभी रिसेंटली हमारी अभी वाली नौजवान नस्ल की भी इतनी स्ट्रॉन्ग डिलूजन है कि वो कवालियों पे बैठ के जो सर मारते हैं इस तरह, और वो कहते हैं कि हम तो अपने आप को फना कर लेंगे, हमें तो कोई रीज़न नहीं नज़र आती ज़िंदगी के अंदर, और उसके अलावा हम तो सेल्फलेसनेस की आइडियाज़ का प्रमोशन चाहते हैं। तो वो दे आर नॉट दिस वर्ल्डली पीपल, these are people who want to live in the city of God. They are dislocated into the city of a man. और वो ये चाहते ही नहीं है कि हम अपनी इस लाइफ का कुछ अजीम बना सकें, क्योंकि जो उनके फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन जिसको वो फॉलो करते आ रहे हैं, वो तो है ही ये कि अपने आप को भूल जा, अपने आप को मार ले। मैं तो वेस्टर्न रैशनल ट्रेडिशन को सपोर्ट करता हूँ, और मुझे तो ये लगता है कि रीजनिंग से आप बड़ा कुछ हासिल कर सकते हैं। और रीजनिंग की निगेशन को जब आप सूफीज़म कहना शुरू कर देते हैं, जब आप ये कहते हैं कि यार अब अपने आप को भूल जाएं, अपने दिमाग को बंद कर लें। अभी रिसेंटली मैंने एक ब्लॉगर साहब देखे हैं, उनके 600 के फॉलोअर्स हैं और हर वीडियो पे 1 मिलियन आता है। वो कह रहे हैं जब तक आप अपने तजस्सुस को खत्म नहीं करेंगे ना, आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। आप अपनी क्यूरोसिटी को मार लें, देन यू कैन बी अ ग्रेट मैन। आपके यहाँ पे जो जो अटमोस्ट जो बड़े राइटर्स हैं वो बानो कुदसी या कुदरतुल्लाह शहाब हैं, ठीक है। और फिर आप उनको कंपेयर करें, अब जो खलील रहमान कमर का नाम लिए खलीलुर बगैर रहमान कमर है। राइटिंग का आपने मतलब ये, जिक्र किया. हाँ राइटिंग, तो ये देखे ना, अब ये सेलिब्रिटीज को तो नहीं किसी गोरे ने कहा कि तुम घटिया या कचरा सेलिब्रिटीज को फॉलो करो, या फिर तुम जो है ना रैशनैलिटी को अबैंडन कर दो, अपनी थॉट को बंद कर दो। ये तो हमें किसी ने आके नहीं बताया। हमारा मसला ये है कि हम हमेशा से एक ट्रेचरस जो है ना, वो अप्रेसर अप्रेस्ड मोनोपोली को यूज करते हैं, डुअलिज्म को, और हम कहते हैं कि सारी दुनिया इसमें डिफाइन होती है कि वो गोरा जो था वो बगैरत था, वो यहाँ पर आके हमें लूट के सारा कुछ ले गया, हम इसलिए डंप हो गए। आई डोंट बाय दिस थियरी। मुझे ये पता नहीं क्यों नजर नहीं आता, जो मेरा लेंस है देखने का, कि वहां पर मार्क्स को भी उसके साथ भी जलील किया उसको यार। उसको पहले फ्रांस से निकाल दिया, फिर कहाँ से मुल्क बदर कर दिया, कोई नेशनैलिटी नहीं थी उसकी, धक्के खाता वो मर गया वो। तो स्टेट्स ने उन लोगों को भी ऑन नहीं किया, दे स्टिल केप्ट फाइटिंग। दे हैव नेवर हैड द प्रोक्लिविटी टू साइड विद द स्टेट। हमारे यहाँ तो ये है कि जो सरकारी मुल्ला उठ जाते हैं, सरकारी थिंकर उठ जाते हैं, और वो जो है वो इस तरह की चीजें लिख देते हैं राजा के टाइप की, और आवाम पागल हो जाती है कि यार कितनी फोरमोस्ट इंटेलेक्ट है यार, ये क्या कमाल कर दिया इन्होंने। जो भी रैशनैलिटी को अबैंडन करने की बात करेगा वो आपका हीरो बन जाता है। मुझे ये मैं वेस्ट में नजर नहीं आता। आई विश आई कुड टेक नोट्स. कुछ 7-8 बातें थी बीच में करने वाली, बट वो यही है कि डज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ खलील रहमान कमर प्रूव दैट क्वालिटी राइटिंग डज नॉट हैपन? नो, इट डज नॉट. मसला ये है कि स्टेट का जो एक आइडिया है जो प्रमोट किया गया, जो हमने काफी पहले भी जिक्र किया गया, क्या मोहम्मद बिन कासिम पहला मुसलमान था? नहीं. ये तो 80s में बना ना पहला मुसलमान, 80 से नहीं, पहले नहीं था। बट वो हाँ, पहला था भी नहीं. We did not want the first Muslim in the subcontinent. We wanted a militant history. हमें चाहिए था एग्जैक्टली। एक अब मिलिटेंट, एक वायलेंट स्टार्ट हो, कि अगर आप मोहम्मद बिन कासिम को पहला पाकिस्तानी बनाते हैं, उसका जवाब ये नहीं था कि ये मुसलमान है, उसका जवाब ये था कि ये मिलिटेंट है. उससे पहले इस्लाम आ चुका था, मुसलमान आ चुके थे. What the state chooses to promote for their own interest does not mean that is our history. क्या रैशनल थॉट यहाँ नहीं आया? लेकिन एब्सोल्युटली सर आए, बहुत ज्यादा है, अहमद शाह उनसे भी अब्दाली तो ज्यादा पहले है. ही था उसमें। हाँ, अलामा नीचे ने गूगल ट्रांसलेट कर दिया अगर उबरमान को, इसका मतलब ये नहीं है कि इकबाल के अलावा
नहीं हुई. I think poetry, Sufism is really misunderstood in Pakistan especially. I think Islamic people would argue कि जो हम जिसको सूफीज़म समझते हैं कोक स्टूडियो को, वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. कमालुद्दीन की ये सारी आर्गुमेंट्स हैं. पर a lot of Sufi thought has a lot of progressive ideas यार. So वो जो खुद है, what is the scope of rationality in Sufi? सर अगेन जिस तरह वो खुद ही की बात कर रहे होते हैं, आई थिंक द आइडिया ऑफ नॉट के यू शुड नॉट बी सेल्फ मोटिवेटेड. आई डोंट थिंक इट्स एंटी नीचियन इन दैट के आप सेल्फ को ना Even करें. if it is anti-Nietzschean, I'm not a dogmatic नहीं Nietzschean. मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट ईगो, जिस तरह फॉर इंस्टेंस द फोकस ऑन द ईगो, आई थिंक द ईगो डेथ इज वेरी नेसेसरी. अगर आप अपना हायर स्टेट अचीव करना चाहते हैं, टू रियलाइज दैट यू आर बियॉन्ड योर what is higher state? A transcendental higher state? साइकोडेलिक्स अगर आप करें, अगर आप थोड़े से श्रूम्स और LSD, यार आई थिंक रियलाइजिंग कि आप जो है ना, आप किसी से ज्यादा नहीं है. यस, इंसानों में तो ये आइडियाज काफी ज्यादा फ्लरिश करते हैं कि जी काले गोरे इक्वल हैं, लेकिन मैं और एक पानी का मॉलिक्यूल एसेंशियली हम एक सेम चीज है. टू बी दैट वननेस विद नेचर, जो हमें आइडियाज बहुत बेवकूफाना या अहमकाना लगते हैं. इवन अगर आप सब कॉन्टिनेंट में देखें, सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा आइडियाज की हिस्टोरिकल थॉट बुद्धिस्ट आइडियाज में भी आपको मिलेगा, जो फिर संस्कृत भी बन जाते हैं आइडियाज, जो फिर इस्लामिक सूफीज ने भी उसको अडॉप्ट किया. प्रॉब्लम ये है कि जब हम भी हिस्टोरिकल चीजें निकालते हैं ना, जो चीज इस्लाम से, जो इस्लाम से आगे, हम उसको फेंक देते हैं. द आइडिया के बुद्धिस्ट आइडियाज हमारे रूट्स हैं, हम ये एक्नॉलेज कर ही नहीं सकते. But I think Buddhist monks have it real. I think their thoughts are a lot more rational than maybe a lot of these Western rationalists. सबकॉन्टिनेंट की तो सबसे बड़ी जो बुद्धिस्ट जहाँ पर लिटरेचर पढ़ा हुआ था वो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जिसको गजनवीज ने आग लगा दी, जला दिया, 10 मिलियन किताब जला दी. हमारे तो वो हीरो हैं, हम कैसे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को, वो हमारे हीरो हैं या हमारे हीरो बनाए गए हैं? यही तो सवाल पूछने वाले हैं कि किया किसने. जो ये डोमिनेंट नैरेटिव है जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये किसको सर्व करता है और ये कौन उसको डोमिनेंट बनाता है? इसमें खादिम रिजवी साहब ने जो बात की थी ना, मुझे जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात, जो सही, जो पॉलिटिकली एक्यूरेट बात उन्होंने वो की थी ना, वो यही की थी कि यार उसने भी, और जो अभी रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जिन पे अटैक भी हुआ, उन्होंने भी इसी बात से एग्री किया था कि भाई जो डिसेमिनेशन हुई थी, आपके जो एक फेथ की डिसेमिनेशन हुई थी, दैट हैपेंड अंडर द शेड्स ऑफ द स्वॉर्ड. I mean, there is no question on that. So if the entire tradition stands on such narratives, then you can't say that it has happened to the followers. It has been done to the followers. No, it isn't the case. This is bare history. I don't think there's a counter narrative in this regard. ये इसकी ट्रेडिशन ही ये है कि आपकी ग्लोरिफिकेशन ही उस टाइम ये है. वजह ये है कि उस टाइम एम्पायर फॉर्मेशन का दौर था. आज के मुसलमान को कन्फ्यूजन इसलिए है कि उसको लगता है अभी भी ग्रेटनेस एम्पायर फॉर्मेशन से आती है. उसे ये पता ही नहीं है कि भाई अब दौर बदल चुका है, अब जो है ना वो तुम्हें सेकुलर आइडियाज को प्रमोट करना पड़ेगा स्टेट लेवल के ऊपर. टर्की के अंदर इतने मुसलमान काफिर नहीं है, वो भी नमाज पढ़ते हैं. तुर्कमानिस्तान है, काजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, सारे मुसलमान है. तुमसे ज्यादा मुसलमान है, 98% वहाँ पे रेशियो तुम्हारे जितनी है. तुम्हारे से ज्यादा मस्जिद मलेशिया के अंदर है, पॉपुलेशन मुसलमानों की वहाँ तुमसे ज्यादा है, वो भी सेकुलर कंट्री है सारा. तो इनको ये समझ नहीं आती कि ये एम्पायर फॉर्मेशन को मॉडर्न वर्ल्ड में दोबारा मटेरियलाइज करना चाहते हैं. इनको उम्मा का कॉन्सेप्ट इनके जहन से निकलता नहीं है. हालांकि इनको ये नहीं पता कि चार्टर ऑफ मदीना के अंदर जो उम्मत की डेफिनेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखी थी, उस उम्मत की डेफिनेशन के अंदर ज्यूज भी इंक्लूडेड थे. उस कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक कंडेमनेशन मौजूद थी, और वो थी कुरैश की, जिन्होंने मुसलमानों को मक्का से निकलने पर मजबूर किया था. सो एन एनिमी स्टेट वाज एंटागोनाइज्ड, नॉट द माइनॉरिटी पॉपुलस ऑफ द कंट्री. आपने तो अपनी माइनॉरिटी पॉपुलस को अपने खिलाफ कर लिया. तो ये बात है कि ये इतनी बैकवर्ड स्टेट है कि 7th सेंचुरी की स्टेट एनलाइटेंड थी, ये नहीं है. अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया उस टाइम के ऊपर कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाओ, उन्होंने कहा मैं लिखवाता हूँ. उन्होंने नहीं कहा कि ये नहीं लिखना, और उन्होंने सुलह हदैबिया किया. आप आज क्या कर रहे हैं? आपको तो इतनी ज्यादा क्लोज माइंडेडनेस का शिकार है कि आपकी प्रेजुडिस ही नहीं खत्म हो रही. जो मिडिल एज की प्रेजुडिस है वो आप उसको यहाँ आज तक लेकर पहुंच गए और आप उसको जान छोड़ने को तैयार ही नहीं. तो बात ये है कि इनको वो एम्पायर फॉर्मेशन का दौर नहीं भूल सकता. ये उसी हिस्ट्री से रिलेट करते हैं. करवाया गया या नहीं किया गया वो और बात है. जिन्ना ने भी पॉपुलर सेंटिमेंट को रिप्लाई किया था
स्क्रैच से क्रिएट नहीं किया था, वो सिर्फ उस पॉपुलर सेंटिमेंट के को जो है ना उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन वो एग्जिस्ट पहले भी करता था। अहमद शाह अब्दाली पहले भी एग्जिस्ट करता था, उसको दोबारा से रिक्रिएट नहीं किया गया। वही डायलेक्टिक नेचर है ना हिस्ट्री का। बीच में खादिम रिजवी की बात की थी, मेरा खादिम रिजवी का फेवरेट कोट है, मोहब्बत होती है अन्यवार, मोहब्बत में अगर मगर नहीं होता। ये मेरा एक फेवरेट कोट है, ये मेरी टेंडर की पिकअप लाइन है कि भाई अगर मोहब्बत है तो अन्यवार, अगर मगर नहीं चाहिए मुझे। टीएलपी कोई कहीं उनको पता ना चल जाए कि आपकी टेंडर की पंच लाइन ये बन हमारे प्यार प्यार फैलाएं आपको। इसका मैं आपको ये रिटॉर्ट या एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, कौन सा एम्पायर है, चले हम कहते हैं, मैं मानता हूँ बिल्कुल तलवार से पहले, बट कौन सा नहीं फैला? क्या है दुनिया में जो तलवार के बगैर, कॉलोनियलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, इंपीरियलिज्म जो प्रेजेंट है, वो तलवार नहीं बट इकोनॉमिक सैंक्शंस के, फैमिन की वजह से, मौत से, बॉम्ब से, कौन से आइडियाज हैं दुनिया के जो तलवार के बगैर फैलाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए ना, डेमोक्रेसी जो एक अच्छा आइडिया है, जो हम जोक करते हैं कि जी ज्यादा मत बोलो, अमेरिका डेमोक्रेसी लेके आपके मुल्क में आ जाएगा अपने रैप्टर्स और थंडरबर्ड से, कौन सा हिस्टोरिकल आइडिया है जो तलवार के बगैर फैलाया गया? सर आपने आर्गुमेंट ग्रास्प नहीं किया। मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि उस टाइम एम्पायर फॉर्मेशन का दौर था। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि सिर्फ मुस्लिम एम्पायर फॉर्मेशन कर रहे थे। मुस्लिम से पहले ही पर्शियन एम्पायर और होली रोमन एम्पायर तो एग्जिस्ट करती थी, जिसको मुसलमानों ने जाके इनगल्फ किया बाद में और उनको घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। मैंने कहा कि उस टाइम पूरी दुनिया एक पर्टिकुलर सेटलमेंट को सपोर्ट कर रही थी कि इस तरह सोसाइटीज पे काबिज होना है, उनके रॉ मटेरियल्स को एक्सप्लॉइट करना है, वो अपने मुल्क में लाके बेच के अमीर हो जाना है। ठीक है, ब्रिटिश मर्केंटाइलिज्म का दौर आया, उन्होंने भी वो किया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि वेस्टफेलिया के बाद नेशन स्टेट बनना शुरू हो गई, नेशन स्टेट के बाद कांग्रेस ऑफ वियना हो गई, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हो गया। तो वो इवॉल्व कर गए और उनके जो सिस्टम में जो कैपेसिटी थी इनोवेट करने की, वो हमने लूज कर दी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस टाइम जो किया वो परफेक्ट था उस टाइम के लिहाज से। नहीं, but what I'm saying is the notion that this is not what they're doing right now, is that they have evolved and we've not evolved. I think that's also not entirely true, क्योंकि वो अब तक वो यही कर रहे हैं। वो लोग अब तक यही कर रहे हैं। सिंपल सी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, प्रीमियर लीग देखते हैं आप? थोड़ी बहुत, आई एम नॉट वेरी खैर, प्रीमियर लीग ने एक लॉन्च किया था कुछ साल पहले, फाइनेंशियल फेयर प्ले, कि यार आप जो एक्सपेंडिचर करते हैं, आप जो प्लेयर खरीदते हैं, वो एक सर्टेन परसेंटेज आपके इनकम से ज्यादा हो सकती है, भूलिए 20 या 25%, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। जवाब उसका ये दिया कि क्लब्स जो हैं, कि यार अगर आपकी इनकम 10 मिलियन है, आप स्पेंड 100 मिलियन कर रहे हैं, आप लिक्विडेशन में चले जाएंगे, जस्ट इन सर्च ऑफ ग्लोरी, आपका क्लब जो है उसका दिवालिया निकल जाएगा। ये उसका के फाइनेंशियल, except those rules were very very unfair because they were designed to keep the powerful in check। कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो रेवेन्यू है वो पोर्ट्समथ तो जिंदगी भर नहीं उधर तक पहुंच सकता ना। तो कल को अगर इत्तेहाद, यूएई, फैमिली पोर्ट्समथ खरीद भी लेती है, they can't spend 200 million and make Portsmouth into Manchester United because financial fair play। जवाब क्या है कि जी वो लिक्विडेशन से हम आपको बचा रहे हैं, आप छोटा छोटा क्लब है। असल वजह क्या है कि जो रोमन इब्राहिमोविच और दुबई इत्तेहाद यूएई जो है उन्होंने खरीदी है मैनचेस्टर सिटी, उस वो चीज प्रिवेंट करें कि ऐसा ना हो रिच ओनर्स आकर पासा पलट जाएं। सो द नोशंस दैट यूनाइटेड नेशंस, IMF, these are not designed to keep the status quo in check. For every dollar that they send the developing world, the developed world makes $3 off of that. Then how do you explain the rise of China? Ji? How do you explain the rise of China in that case? If the entire world order is against the development of the Eastern countries, then how are they making it? Quite, I think, isolationist and militaristic. जो इंडिया ने भी आइसोलेशन अपनाकर मेहनत कर किया, बट मुश्किल काम था, wasn't easy. Somehow by it is realpolitik, by abandoning ethics and exercising your politics. But I think China always had a seat on the table still, which Pakistan doesn't. So I mean they were not naturally very at the place where they are right now. मतलब उनका हमारे से बुरा हाल होगा 48 में या उससे पहले, जब चैंग का शेख भाग गया और सारा कुछ हुआ, और उसके बाद में 80 मिलियन बंदा माओ ने मार दिया। चाइना वाज नॉट एन आइडियल प्लेस टू लिव इन। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ ब्लेम गेम है, क्योंकि अक्सर मुस्लिम कंट्रीज ने भी प्रोग्रेसिव आइडियल्स को अडॉप्ट करके तरक्की करना शुरू कर दी है। फॉर इंस्टेंस यूएई या और जगह
हम तो इसी निगेशन में है ना कि तरक्की करनी कैसे है। हम तो कहते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो हमने नहीं करना क्योंकि वो गलत है, हम ऑप्रेस्ड हैं, वो ऑप्रेसर। हम तो इस डुअलिटी से बाहर ही नहीं आए। सर बट ये इधर मैं तो और ये नहीं बात है कर ना, रहा हूँ। ये इधर और नहीं है, ये भी बात सच है। ये भी बात सच है कि बांग्लादेश आपसे 10% आगे है। कि बिल्कुल। अगर आप 5.2 का जीडीपी अभी भी मेंटेन किया पेंडेमिक में, और उससे पहले 7 था। पॉपुलेशन कंट्रोल उनका देख लें आप, उनके आप एक्सपोर्ट देख लें, उनका आप या एजुकेशन देख लें, उनके आप फीमेल एम्पावरमेंट देख लें, हजारों या चीजें देख लें, हर मवाद से, हर जवाब से आपसे बेहतर है। सो लाइक ये कहना कि आप बांग्लादेश वाली पॉलिसीज क्यों नहीं कर सकते थे, एब्सोल्युटली वहां हमारी गलती है, लेकिन आपकी मेरी गलती नहीं है। ये जो स्टेट के कुछ लोग हैं, फॉर ऑल ऑफ हिज इल्स नवाज शरीफ डिड वन स्मार्ट थिंग कि ही स्टार्टेड नेमिंग पीपल, कि सेड यार ये 2 लोग मसला है, ये 3 लोग मसला है, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हम कुछ नहीं कर रहे। आई थिंक वंस वी स्टार्ट रियलाइजिंग के अवाम ऐसी नहीं है, सारे पंजाबी ऐसे नहीं है, सारे सिंधी ऐसे नहीं है, ये जो स्टेटस को है ना जिसमें कैपिटलिस्ट भी हैं, कि बाजवा आप कहते हैं पूरा ऑल पावरफुल, एक फोन आए बाजवा का तो मुल्क बंद हो जाए। जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, when they call a meeting then Bajwa has to go and listen to them because एग्जैक्टली those ऐसा हो चुका है। 22 people control everything। उनके मैंने तो सामने ये बाजवा also has to be like भाई यार प्लीज आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेके ना जाएं बिल्कुल। पाकिस्तान से। मैंने तो इंडिया वाली बात पे अभी रिसेंटली बात, वो इंडियन जर्नलिस्ट अरविंद सहारन, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि यार ये जो पाकिस्तान इंडिया का डायलॉग था, तो मैंने कहा कि यार प्रोपेगेंडा इतना हो चुका था कि जनरल बाजवा ने स्पीच कर दी कि वी वांट टू ट्रेड विद इंडिया, द कैबिनेट सेड नो वी डोंट वांट इट, एंड ही हैड टू सकम टू द प्रेशर। तो बात ये है कि जब आप वो कहते हैं ना, यू लिव बाय द गन यू डाई बाय द गन, तो आपने ये गन का जो आपने जिस गन का इस्तेमाल किया अपने रूल को मेंटेन करने के लिए, अब ये गन आपकी कनपटी से नहीं उतर सकती। उसकी वजह ये है कि आपने इतना अरसा एक्सप्लॉइट किया इस नैरेटिव को, और अगले इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि आप अगर खुद भी कहेंगे ना कि यार ऐसा नहीं है, तो वो नहीं सुनने को तैयार होंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि नहीं जी हम तो इंडिया के खिलाफ ही हैं, पर आप ट्रेड नहीं कर सकते उनसे। पर वही मैं तो कह रहा, आई थिंक बांग्लादेश इट्स वाली बात भी ये जी। है कि वो अगर उन्होंने प्रोग्रेसिव आइडियल्स को अडॉप्ट किया है, उन्होंने खवातीन की मेन स्ट्रीमिंग की है, उनको फैक्ट्रीज में लेकर गए हैं, वहाँ पर एनजीओज को प्रमोट करना सबसे बड़ा डिफरेंस मेकर है बांग्लादेश की सक्सेस का, जो कि जिसपे हमने बैन लगाया हुआ है। जरा सी फंडिंग आ जाए कहते हैं यार ये तो उसने कर दी है, ये तो उसने कर दी है, इतने ज्यादा रोड ब्लॉक्स हैं कि एनजीओ भाग जाती हैं यहाँ पे जो इन्वेस्ट करने भी आ रही होती है। मैंने ये देखा हुआ है, आई यूज्ड टू वर्क इन वन। तो ये बात है कि यहाँ पर तो हमने एनजीओ कल्चर का भी गला घोट दिया, स्टेट ने खुद भी आवाम को कुछ नहीं दिया, डेवलपमेंट भी नहीं की, और वहाँ पर अगर खवातीन मेन स्ट्रीम में आई हैं तो ऑर्थोडॉक्सी को घर छोड़ के आई हैं, मौलवी को कमजोर करके आई हैं। यहाँ पर तो आप अगर ऑर्थोडॉक्सी को नहीं छोड़ेंगे, वो अभी रिसेंटली पाकिस्तान पे जो कमेंट किया चॉम्स्की ने, उसने कहा है कि पाकिस्तान हैज टू गेट आउट ऑफ religious delusion in order to progress. That is the only thing they need to do, and I also agrees with it. बट उस पे मैं सिर्फ माई ओनली, आई एग्री विद यू 100%, माई ओनली कंटेंशन इज अगर आप वेल ऑफ इग्नोरेंस में पाकिस्तानियों से एक रेफरेंडम कर लें, इम्पॉसिबल टू डू, हाइपोथेटिकली हर पाकिस्तानी का आप सर्वे करें अंडर अ वेल ऑफ इग्नोरेंस, आई फील देयर इज अ लॉट मोर गुड हियर देन बैड। खाजिम रिजवी के फ्यूनरल पे हम लोग देखते हैं, बट अगेन देर नॉट, I still like to believe that does not represent popular Pakistani thought कि ये सब नहीं है। B Yeah, we can say that हाँ कुछ चीज़ें इसको एस्टेब्लिश भी कर सकती हैं। फॉर इंस्टेंस हमने कभी किसी मौलवी को वज़ीर आज़म नहीं बनाया, ना किसी रिलीजियस पार्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट दी है, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि ये इस्टेब्लिश हो सकती हैं, लेकिन ऑर्थोडॉक्सी नहीं ख़त्म होती, क्योंकि जो सरमायादार भी आता है पॉलिटिक्स करने के लिए, वो भी उन्हीं नैरेटिव्स को टो करके आता है। नवाज शरीफ साहब वगैरह ने 90s में क्या किया था, इतनी घटिया पॉलिटिक्स की थी कि आप उनको विजनरी भी नहीं कह सकते। जो हरकतें वो कर चुके हैं, अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवाने की ट्राई हो, या फिर नैब एहतसाब ब्यूरो बना के वो सैफुर रहमान से बेनज़ीर को जो है ना वो धमकियां दिलवाना, और जो है वो जजेस के फोन टैप करवाना, धमकियां देना उनको, तो ये इसीलिए कल्चर उन्होंने I पैदा किया। support PPP and PMLN now। I'm like ये सब कर चुके हैं। I think वो कर ये चुके सारी शैतानियां हैं। करके अब बड़े हो गए हैं, हाँ, इनको अब दे इन्हें दो। समझ आ रही अब मसला ये इमरान खान ने सब किया नहीं है, तो उसकी अभी है। जवानी के दिन है। नवाज शरीफ अब ये सब करके बुढ़ा हो गया, अब दे दो, अब ये वापस वो सब नहीं करेगा, वो पार्टी शार्टी करके ना अब 100 चूहे खा के। मैं तो लोगों को भी यही कहता हूँ, कहते हैं ना 22 साल की स्ट्रगल है इमरान खान की, मैं कहता हूँ ना 21 साल की, 21 साल स्ट्रगल की, 22वें साल समझ आई ऐसे नहीं होना और वजीर आजम बन गए।